हाँ मैडम। गुड मॉर्निंग। हाँ यहीं आइए। हाँ जी, हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन देख रहे थे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन से ले लें या पहले से ले लें? यहीं से ठीक है सर। हाँ, व्हाट इज ओजोन? प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन से ले लें। ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन हम लोग देख रहे थे। इसमें हम लोग देखे कि ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल। व्हाई इट इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल? तो फिर द ऑक्सीजन इज कन्वर्टेड इनटू द ओजोन ना। इट leads to two factor, that is decrease in entropy, and the process is endothermic. These two process enhance the unstability of ozone। और मैं बताया था कैसे यह थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होता है। तब जब ओजोन आपको ऑक्सीजन, जब ओजोन में किन के तरफ से है, since its decomposition into oxygen results in the liberation of heat and an increase in entropy। एक चीज और, जब ओजोन को हम लोग लो कॉन्सेंट्रेशन पर लेते हैं, अगर कोई इनहेल कर ले, ठीक है, तो हार्मलेस होता है। लेकिन अगर 100 ppm से अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो और कोई इनहेल कर ले तो उसे हेडक होने लगेगा और नौसिया होने लगेगा। नौसिया एक आपका वोमिटिंग लाइक सिम्टम्स होता है इसमें। अनइजीनेस ऑफ द स्टोमक दैट ऑफन accompanies द अर्ज टू वोमाइट, मतलब कि वोमिटिंग होने लगेगा। लेकिन अगर इसी को कोई स्मॉल कॉन्सेंट्रेशन में ओजोन को इनहेल करता है तो यह हार्मलेस होता है। ओजोन का कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। ओजोन का आपका कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होता है। और जब यह प्योर होता है और यह आपका गैस फॉर्म में हो, नहीं मैडम, तो यह, हाँ नहीं, पेल ब्लू गैस होता है। और अगर यह लिक्विड है तो डार्क ब्लू लिक्विड हो जाएगा। और अगर आपका यह सॉलिड स्टेट में है तो वायलेट ब्लैक हो जाएगा ये। दिस टू इफेक्ट, हाँ मैं बता रहा था कि कन्वर्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू ओजोन दो फैक्टर काम करता है। एक तो डेल जी डिक्रीज करा देता है और दूसरा प्रोसेस जो होता है एंडोथर्मिक होता है। तो जिसकी वजह से ओजोन का एनर्जी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा और थर्मोडायनेमिकली दोनों फैक्टर की वजह से यह क्या हो जाएगा, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल हो जाता है। Therefore, high concentration of ozone can be dangerously explosive, और जिसके वजह से यह एक्सप्लोसिव नेचर का हो जाता है। ठीक है, आइए कुछ प्रॉपर्टीज हम ओजोन का फिर से देखते हैं जो अभी तक डिस्कस नहीं किए थे। ठीक है, ओजोन एक आपका पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने का रीजन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जब जहाँ पर हम लोग जनरल कैरेक्टर पढ़ रहे थे तो वहाँ पर कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, कौन रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और उसमें देखे थे कि सल्फर डाइऑक्साइड से नीचे रिड्यूसिंग एजेंट का कैरेक्टर क्या हुआ था, डिक्रीज किया था। लेकिन ओजोन के बारे में हम लोग देखे थे कि ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यह पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ठीक है, और पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के वजह, मेन वजह क्या है कि ओजोन आपको नेसेंट ऑक्सीजन में टूट जाता है, O2 देता है प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, जिसके वजह से ये आपका क्या हो जाता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। It oxidizes lead sulfide to lead sulfate and iodide and to iodine ना। कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए ऑक्सीडाइजिंग पावर का इसका। तो ये आपके सामने है, लेड सल्फाइड को अगर ऑक्सीजन के साथ कीजिएगा तो लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में बदल देगा, आयोडाइड को आयोडीन में बदल देगा ओजोन। एस्टिमेशन ऑफ ओजोन ना, ये अभी तक एस्टिमेशन से क्वेश्चन नहीं पूछा है,
ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे प्रीवियस स्लाइड में, ये देखे थे आप कि अगर आयोडाइड ले ले हम लोग तो ओजोन के साथ इसको ट्रीट कर दिया जाए तो यह आयोडीन में बदल जाएगा। इसी रिएक्शन से इसका एस्टिमेशन किया जाता है। ठीक है, इसके एस्टिमेशन मतलब कि कैलकुलेशन कितना अमाउंट ओजोन का प्रेजेंट है। ठीक है, किसी भी सैंपल में उसको हम लोग एस्टिमेट कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करते क्या है कि व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड न सॉल्यूशन बफर्ड विथ बोरेट बफर जिसका पीएच 9.2 हो ना। बफर सॉल्यूशन हम लोग वैसे सॉल्यूशन को कहते हैं जिसका पीएच क्या हो, फिक्स हो। ठीक है, इट डज नॉट अफेक्ट the change in pH value even after addition of a small amount of acid or base। वैसा सॉल्यूशन जिसका pH फिक्स हो, अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस हम लोग ऐड भी कर दें तो उसका pH पर कोई फर्क नहीं हो, तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। तो आपको मैं प्रीवियस स्लाइड में दिखलाया था, 2 बार दिखलाया कि अगर कोई आयोडाइड आयन है और उसको हम लोग ट्रीट कर दिए ओजोन से तो वह आयोडीन में बदल जाता है। इसी से हम लोग इसका एस्टिमेशन करते हैं। अब हम लोग करते क्या है कि पोटासियम आयोडाइड लेते हैं और उसका सॉल्यूशन तैयार करते हैं और उसको बफर सॉल्यूशन से ट्रीट कर देते हैं, बफर्ड कर देते हैं, ताकि उसका पीएच वैल्यू जो है से चेंज नहीं हो। अब हम लोग जब ओजोन के साथ उसको जब ट्रीट करेंगे तो क्या होगा, उसमें आयोडीन का फॉर्मेशन होगा। पढ़ चुके हैं कि आयोडाइड को आयोडीन में बदलता है, तो आयोडीन आपका लिबरेट हो जाएगा। ठीक है, और किसके साथ उसको ये हम लोग ये क्या कहा जाता है, अब हम लोग को कितना आयोडीन मिला उसका हम लोग एस्टिमेशन कर सकते हैं। अब हम लोग करेंगे क्या, क्या स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम लोग बना लेंगे। हाँ, हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी हाँ, जी सर, केमिस्ट्री में क्लास ले रहा हूँ सर। जी 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 सर, जी जी सर, ठीक है, आकर के ले लेता हूँ क्लास के बाद सर। जी सर, ठीक है सर। हाँ जी, तो मैं बता रहा था कि व्हेन ओजोन रिएक्ट्स विथ एन एक्सेस ऑफ पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन बफर्ड विथ बोरेट बफर, आयोडीन इज लिबरेटेड व्हिच कैन बी टाइट्रेटेड अगेंस्ट ए स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम थियोसल्फेट। सोडियम थियोसल्फेट हम आप लोगों को लगता है दिखा चुके हैं शायद, अगर कोलोइडल सॉल्यूशन बनवाए हों आप लोगों को, ना ही तो किसी दूसरे बैच में दिखाए होंगे। ऐसे एक्सपेरिमेंट भी उस पर करना है सोडियम थियोसल्फेट पर, ताल मिश्री की तरह ये होता है। ठीक है, अब उसके साथ ही इसको हम लोग टाइट्रेशन करा देंगे। तो टाइट्रेशन करा देंगे तो कितना अमाउंट आयोडीन का आपका कंज्यूम हुआ वह कैलकुलेट हो जाएगा। तो एक आयोडाइड से आयोडीन बनने में इतना ग्राम ओजोन खर्च हुआ। ठीक है, तो ये निकल गया, आपका ओजोन का वैल्यू निकल जाएगा। तो इतना आयोडीन हम लोग को मिला, उससे कितना अमाउंट ओजोन कंज्यूम हुआ होगा ये नहीं पता चल जाएगा। और इस तरह से हम लोग इसका ओजोन का एस्टिमेशन कर लेते हैं। अब आइए डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे जेट एरोप्लेन्स होते हैं, उसे उसके एग्जॉस्ट से नाइट्रिक ऑक्साइड निकलते हैं। ये आपका जेट एरोप्लेन था, इसके एग्जॉस्ट से आपको नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड जो होगा ओजोन से रिएक्ट करेगा और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बदल जाता है और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पर से ओजोन कंज्यूम हो गया वहाँ पर तो ऑक्सीजन बन गया, तो उसी को हम लोग कहते हैं डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर ना। ये आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर हो गया। अदर ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज जो होते हैं ना, वो नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, CFC हो गया, पढ़ चुके हैं इसे आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नेसेंट ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, ये सब आपका ओजोन डिप्लीटिंग गैसेज हैं। ये सबसे ओजोन लेयर में डिप्लीशन होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन ना, यह बेंट शेपेड होता है और आपको यह रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है। यह इस तरह से कन्वर्ट होता है, इसमें एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन सेंट्रल ऑक्सीजन पर रह जाता है, जिसके चलते इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बेंट शेपेड हो जाएगा। क्यों कि यह लोन पेयर इसके बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा, इसके बाद ये बॉन्ड पेयर में रिपल्शन होता है, इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस पर ओरिएंट कर लेगा और फाइनली इसका स्ट्रक्चर जो होता है ऑक्सीजन ये ओजोन का, वो बेंट शेपेड हो जाता है ना। यूजेज ऑफ ओजोन अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं।
स्टरलाइजिंग वाटर, वाटर को स्टरलाइज करने में यूज होता है। दूसरा इसका यूज है डिसइंफेक्टेंट की तरह होता है। इसका नेक्स्ट हो गया जर्मिसाइड की तरह इसका यूज होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज होता है ना, जिसमें हम लोग देखे थे कि यह सल्फाइड को सल्फेट में बदल दिया था, आयोडाइड को आयोडीन में बदल दिया था। ये दो रिएक्शन पढ़ना था जो हम लोग देख लिए। मैन्युफैक्चर ऑफ पोटासियम परमैंगनेट, पोटासियम परमैंगनेट के मैन्युफैक्चर में इसका भी यूज होता है, ओजोन का यूज होता है, लेकिन आपके सिलेबस में वो नहीं है, ठीक है। ब्लीचिंग एक्शन में इसका यूज होता है ओजोन का, जैसे हम लोग को ऑयल का ब्लीचिंग करना है, हाथी के दांत को ब्लीच करना हो, आटा को ब्लीच करना हो, स्टार्च को ब्लीच करना हो, ठीक है, तो ओजोन का यूज हम लोग करते हैं। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलोट्रोप्स ऑफ सल्फर। सल्फर ऐसे तो बहुत सारे एलोट्रोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन जिसमें से दो आपका मेन है, और उसमें से पहला है आपका येलो यानी कि रोम्बिक सल्फर, येलो रोम्बिक सल्फर, जिसको हम लोग अल्फा सल्फर भी कहते हैं। और दूसरा हो गया आपका मोनोक्लिनिक यानी बीटा सल्फर, ठीक है। और येलो सल्फर आपका मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए ना, अगर हम लोग येलो रोम्बिक सल्फर यानी अल्फा सल्फर ले लें और टेम्परेचर मोर देन 369 केल्विन ले लें, ठीक है, तो यह कन्वर्ट हो जाएगा मोनोक्लिनिक सल्फर पर। अगर मोनोक्लिनिक सल्फर है और टेम्परेचर लेस देन 369 केल्विन कर दें तो यह येलो रोम्बिक सल्फर में बदल जाएगा। अगर टेम्परेचर 369 केल्विन एग्जैक्ट रख दिया जाए तो दोनों एग्जिस्ट करते हैं इस टेम्परेचर पर, येलो रोम्बिक सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा और मोनोक्लिनिक सल्फर भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो होगा इसमें क्या आपका कि इस टेम्परेचर को हम लोग ना ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं इस टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर, कितना को 369। अगर उससे ज़्यादा टेम्परेचर रखिएगा तो मोनोक्लिनिक में, लो टेम्परेचर रखिएगा 369 से तो येलो में बदल जाएगा। एग्जैक्ट 369 कीजिए तो येलो रोम्बिक सल्फर और मोनोक्लिनिक सल्फर दोनों एग्जिस्ट करता है ना। तो एट रूम टेम्परेचर आपका येलो यानी कि रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर स्टेबल होता है, ठीक है। या येलो इन कलर होता है, इसलिए येलो सल्फर बोलते हैं इसको, या रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर कहा जाता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट 385.8 केल्विन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.06 होता है। इनसोल्युबल इन वाटर होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड में यह स्लोबल हो जाता है, डिजोल्व्स टू सम एक्सटेंट इन बेंजीन, अल्कोहल एंड ईथर। साथ ही साथ कार्बन डाइसल्फाइड में भी होता है ये readily soluble in कार्बन डाइसल्फाइड। येलो सल्फर यानी रोम्बिक सल्फर यानी कि अल्फा सल्फर बनता कैसे है? तो रोम्बिक सल्फर क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर इन कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। रोल सल्फर इन द फॉर्म ऑफ रड और स्टिक मेड बाय कास्टिंग मोल्टेन सल्फर। हम लोग करते क्या हैं, जैसे येलो सल्फर हम लोग को बनाना हो तो रोम्बिक सल्फर ले लिए और क्रिस्टल आर फॉर्म्ड ऑन इवेपोरेटिंग द सॉल्यूशन ऑफ रोल सल्फर, रोल सल्फर लिए कार्बन डाइसल्फाइड में उसको डिजोल्व करा दिए, ठीक है, उसको इवेपोरेट करा दिए, तो उससे जो सल्फर मिलता है वो आपका रोम्बिक सल्फर होता है। आइए मोनोक्लिनिक सल्फर कैसे बनता है वो देखिए। इसका MP 393 केल्विन होता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.98 होता है, soluble in carbon disulfide. This form of sulfur is prepared by melting rhombic sulfur in dish and cooling till crust is formed. हम लोग करते क्या हैं कि रोम्बिक सल्फर ले लेते हैं और रोम्बिक सल्फर को हम लोग क्या कर देते हैं, मेल्ट करा देते हैं, किस में, डिश में,
और उसको कूल करने लगते हैं, कूल करते हैं, तब तक कूल करते हैं जब तक कि उस पर क्रस्ट का फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, मतलब कि एक छाली की तरह ना क्रीम की तरह ऊपर जमने लगता है, तो हम लोग समझ जाता है कि ये कूल हो गया। अब उसमें करते क्या है कि 2 ठो होल कर दिया जाता है, होल करने के बाद रिमेनिंग लिक्विड को उस होल से पोर आउट कर दिया जाता है। ऊपर से जब उसका क्रस्ट को हटाइएगा तो नीडल शेपेड आपको मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर मिलेगा। फिर से इसको सुनिएगा, क्या है आप ये मोनोक्लिनिक सल्फर बनता कैसे है, तो हम लोग रोम्बिक सल्फर ले लेते हैं और रोम्बिक सल्फर को डिश में लेने के बाद उसको मेल्ट कर देते हैं। मेल्ट कराने मतलब हीट करेंगे तो हम मेल्ट कर जाएगा। मेल्ट करने के बाद उसको ठंडा होने देते हैं टिल द फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट। अब ऊपर से उसमें 2 होल बना दिया जाता है, 2 जगह ना, अलग अलग जगह पर, और उसी होल से ना लिक्विड जो मोल्टेन सल्फर उसमें रह जाता है उसको पोर आउट कर देता है, मतलब बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, अब ऊपर से जब छाली काटिएगा हटाइएगा तो उसमें मोनोक्लिनिक यानी नीडल शेपेड आपको सल्फर दिखाई देगा। तो जो बात मैं बताया हूँ वही चीज आपको स्लाइड पर दिखाई देगा। 2 होल्स आर मेड इन द क्रस्ट एंड द रिमेनिंग लिक्विड इज पोर्ड आउट। और इसके बाद हम लोग क्रस्ट को हटाते हैं। ऑन रिमूविंग द क्रस्ट कलरलेस नीडल शेपेड क्रिस्टल ऑफ बीटा सल्फर आर फॉर्म्ड। और इस तरह से हम लोग को मोनोक्लिनिक सल्फर यानी बीटा सल्फर मिल जाता है। आइए स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर देखिए। तो दोनों तरह का सल्फर जो होता है S8 मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। किस तरह से एग्जिस्ट करता है? S8 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। बोथ रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक सल्फर हैव S8 मॉलिक्यूल की तरह एग्जिस्ट करता है। और S8 मॉलिक्यूल्स जो होता है पैक्ड टू गिव डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इस तरह से पैक होता है कि डिफरेंट क्रिस्टल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। S8 मॉलिक्यूल्स इन बोथ द फॉर्म इट इज पकड़ रिंग एंड हैज क्रॉन शेपेड। पकड़ रिंग एक तरह का रिंग होता है, ठीक है, कैसा होता है देखने में? तो क्रॉन शेपेड ना, मतलब कि ड्रामा जब होता है तो देखिएगा मुकुट लोग पहनते हैं ना, तो उसी मुकुट की तरह होता है क्रॉन शेप, मतलब मुकुट की तरह। ठीक है, पकड़ रिंग स्ट्रक्चर तो उसी की तरह होता है आपका क्रॉन शेपेड। ठीक है, उसी को हम लोग पकड़ रिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। दोनों फॉर्म जो होता है S8 मॉलिक्यूल्स का, ठीक है, दोनों फॉर्म अल्फा और बीटा सल्फर यानी एलो यानी कि रोम्बिक और मोनोक्लिनिक, दोनों में S8 मॉलिक्यूल्स होगा और दोनों में पकड़ रिंग स्ट्रक्चर होगा, क्रॉन शेपेड होगा। ठीक है, हाँ, एक क्वेश्चन पूछता है, इसे डिस्कस भी मैं आपको किया था। इन वेपर स्टेट सल्फर पार्शियली एग्जिस्ट एज S2 मॉलिक्यूल which has 2 unpaired electron in anti-bonding pi star orbital like oxygen and hence exhibit paramagnetic character। तो सल्फर जो होता है S8 मॉलिक्यूल्स में वेपर के फॉर्म में S2 मॉलिक्यूल्स की तरह एग्जिस्ट करता है, जिसमें 2 एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसके चलते यह पारामैग्नेटिक होता है ना। देखिए यही हो गया आपका पकड़ रिंग स्ट्रक्चर, क्रॉन शेपेड या पकड़ रिंग स्ट्रक्चर इसी को कहा जाता है। जहां पर मेरा कर्सर चल रहा है S8 मॉलिक्यूल्स का है, ये क्रॉन शेपेड है। ठीक है, क्रॉन की तरह मुकुट की तरह है, यह S8 मॉलिक्यूल्स है आपका ना। और रोम्बिक सल्फर देखिए इस तरह का होगा, देखने में होगा ऑक्टाहेड्रल शेपेड होता है ये। ठीक है, और 369 केल्विन से लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर पर ये एग्जिस्ट करेगा, उससे ज़्यादा टेम्परेचर देने पर यह नीडल शेपेड क्रिस्टल में बदल जाता है, जिसको हम लोग मोनोक्लिनिक सल्फर या बीटा सल्फर कहते हैं इसको। ठीक है, और यही नीडल शेपेड है आपका। देखिए, और जिस टेम्परेचर, हाँ 369 टेम्परेचर पर आपका रोम्बिक और मोनोक्लिनिक दोनों को एग्जिस्ट करेगा, इसलिए इस टेम्परेचर को हम लोग ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। S8 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, अरेंजमेंट ऑफ S8 मॉलिक्यूल्स इन रोम्बिक सल्फर में इस तरह से होगा ना, इस तरह से क्लोज पैकिंग होता है, रोम्बिक सल्फर में क्लोज पैकिंग होगा। ठीक है, क्यों क्लोज पैकिंग होगा? एक का टेल है तो दूसरे का हेड है, दोनों 2 डायरेक्शन में है। एक ये बैक साइड है तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में है, ये हेड अगर इसको हम लोग मान लें तो ये ऊपर की तरफ है और टेल इसका पीछे की तरफ है, तो इसमें क्लोज पैकिंग माना जाता है ना S8 मॉलिक्यूल्स में। किस में? तो रोम्बिक सल्फर में। अब आ जाइए, रोम्बिक सल्फर का फोटो देख रहे हैं, एक क्रॉन दूसरे क्रॉन पर आसानी से फिट हो जाएगा,
एक क्राउन दूसरे क्राउन पर, मतलब चेयर लाइक ना होता है, एक चेयर दूसरे चेयर पर आसानी से फिट हो जाएगा, तो उस तरह का स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। अब आ जाइए मोनोक्लिनिक सल्फर का, देख लीजिए फिट नहीं होता है, बीच में गैप रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह के स्ट्रक्चर जो होता है आपका मोनोक्लिनिक सल्फर का होता है, इस तरह का होगा आपका। आइए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दूसरा टॉपिक है सल्फर डाइऑक्साइड है, प्रिपरेशन है, प्रॉपर्टीज है, यूजेज है, फिर ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर पढ़ना है, सल्फ्यूरिक एसिड पढ़ना है, और सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोगों को मैन्युफैक्चर पढ़ना है, ठीक है। और मैन्युफैक्चर के बाद हम लोगों को क्या कहा जाता है, प्रॉपर्टीज और यूजेज देखना है। सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग देखने जा रहे हैं। सल्फर को ऑक्सीजन से डायरेक्ट हीट कर दीजिए, सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेस हो गया आपका, ठीक है। दूसरा है बाय ट्रीटिंग सल्फाइट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लीजिए, उसको उसमें कोई भी सल्फाइट डाल दीजिए तो सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन देख लीजिए, ये सल्फाइट है, H+ आया है इससे आपका सल्फ्यूरिक एसिड से, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से, जब दोनों कंबाइन करेगा तो यह सल्फर डाइऑक्साइड में बदल जाता है। तो सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ पर आपका मिल गया, ठीक है। और जब हम लोग रोस्टिंग कराते थे, जैसे जिंक सल्फाइड है, जिंक सल्फाइड और का रोस्टिंग करा दीजिए तो सल्फर डाइऑक्साइड साइड प्रोडक्ट मिल जाता था। तो ये साइड प्रोडक्ट हम लोग को सल्फर डाइऑक्साइड मिलता है किसमें, रोस्टिंग ऑफ सल्फाइड और में। रिएक्शन आपके सामने है, जैसे जिंक सल्फाइड ले लिए या आयरन सल्फाइड ले लिए, ऑक्सीजन के साथ हीट कर दिए तो आयरन ऑक्साइड या और साइड प्रोडक्ट सल्फर डाइऑक्साइड मिल गया। उसी तरह से जिंक सल्फाइड को ऑक्सीजन से हीट करेंगे तो जिंक ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर डाइऑक्साइड मिलेगा। तो ये सब सल्फर का आपका प्रिपरेशन था। आइए प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग देखते हैं। कलरलेस गैस है ये आपका सल्फर डाइऑक्साइड, पंजेंट स्मेलिंग गैस होता है, बहुत तीखा गैस होता है, ठीक है। हाईली सोलुबल इन वाटर, आसानी से यह लिक्विफाइज हो जाता है, इट लिक्विफाइज एट रूम टेम्परेचर अंडर प्रेशर ऑफ 2 atm एंड बॉयल्स एट 263 केल्विन। अगर वाटर से इसको पास कर दीजिए, ठीक है, तो सल्फ्यूरस एसिड में बदल जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड लिए, इसको वाटर में डिजोल्व करा दिए तो सल्फ्यूरस एसिड में यह बदल गया। सल्फर डाइऑक्साइड ले लीजिए, हाँ इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा। सल्फर डाइऑक्साइड ले लिए, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में पास कर दिए तो सोडियम सल्फाइट मिल गया और वाटर मिल गया। लेकिन व्हेन एक्सेस SO2 इज पास्ड then sodium sulfite is converted into sodium hydrogen sulfite ना। और यह सिमिलर है, सिमिलर टू दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक रिएक्शन में रिकॉल कराना चाहूँगा कि व्हाट हैपेंस व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लाइम वाटर। कोई आंसर दीजिए। मिल्की चेंज हो जाता है। हाँ, मिल्कनेस अपीयर ड्यू टू formation of calcium carbonate, but what happens when excess CO2 is passed through the lime water? आंसर क्या बाहर आ जाता है। हाँ बेटा, वाटर बाहर आ जाता है। उसका आंसर ऐसे लिखा जाएगा कि when CO2 is passed through the calcium hydroxide solution, then lime water turns into milky, but when excess CO2 is passed, then its lime water turns into milky and finally it disappear। और यह फाइनली डिसअपियर हो जाता है, मिल्कीनेस गायब हो जाता है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बाई कार्बोनेट। तो उसी तरह के रिएक्शन है बेटा, जब SO2 हम लोग लिमिटेड अमाउंट में पास करेंगे तो सोडियम सल्फाइट मिलेगा और वाटर मिलेगा। लेकिन एक्सेस हम लोग अगर सल्फर डाइऑक्साइड पास कर दें तो ये जो रिमेनिंग सॉल्यूशन सोडियम सल्फाइट का मिला, यह उससे कंबाइन करने के बाद सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइट में बदल जाता है और आपका क्या कहा जाता है, उसी तरह के यह रिएक्शन शो कर, वह सोलुबल कंपाउंड भी है, ठीक है। तो यह उसी तरह के रिएक्शन शो कर रहा है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड लाइम वाटर के साथ करता है, सिमिलरिटीज है इसका। प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग देख रहे थे, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ चारकोल टू गिव सल्फ्यूराइल क्लोराइड।
तो अगर हम लोग क्लोरीन गैस ले लें और सल्फर डाइऑक्साइड से रिएक्शन करा दिए चारकोल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड मिलेगा। उसी तरह से इट ऑक्सीडाइजेस सल्फर ट्राईऑक्साइड टू ऑक्सीजन इन द प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम ऑक्साइड। मतलब कि अगर हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड ले लें, ऑक्सीजन से ट्रीट करा दें वैनेडियम पेंटाऑक्साइड से, तो वह सल्फर ट्राईऑक्साइड में बदल जाता है। ठीक है, ये कल भी रिएक्शन देखे थे, कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी देखेंगे, और मतलब कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये। When moist sulfur dioxide behaves as a reducing agent, for example, it convert iron third ion to iron second ion। अब जैसे अगर moist sulfur dioxide ले लिए, ठीक है, और moist का मतलब कि पानी के कांटेक्ट में लाने के बाद इसको रिएक्शन करा दिए, तो फेरिक सल्फेट को फेरस सल्फेट में बदल देगा। मतलब कि फेरिक आयन को फेरस आयन में बदल देगा। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या चीज में बदल जा रहा है? सल्फेट में बदल जा रहा है, बदल गया है। ठीक है, एंड इट डिक्लराइजेज एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट सॉल्यूशन। अगर एसिडिफाइड पोटासियम परमैंगनेट KMnO4 का सॉल्यूशन ले लीजिए, उसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल दीजिए, अब उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास कर दीजिए, तो उसके कलर को डीकलराइज कर देता है ना। तो इसीलिए यह टेस्ट हो गया सल्फर डाइऑक्साइड का। सल्फर डाइऑक्साइड गैस है और उसको हम लोग को पता करना है कि यह कौन सा गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड है कि नहीं। तो सबसे अच्छा मेथड है उसको टेस्ट करने का कि KMnO4 सॉल्यूशन ले लिए, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा सा डाल करके एसिडिफाई कर दिए, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस पर पास कर दिए। अगर उसका कलर डिक्लराइज हो गया तो समझेंगे कि वह क्या था, सल्फर डाइऑक्साइड गैस था। रिएक्शन आपका स्क्रीन पर है, यही रिएक्शन होता है वहां पर। टेस्ट फॉर द गैस है ये। स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड देख लीजिए आप, एंगुलर होता है। इट इज ए रिजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द टू कैनोनिकल फॉर्म। और यह कैनोनिकल फॉर्म कौन कौन है वो ये देख लीजिए। एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा जिसके चलते एंगुलर हो जाता ही है, बेंट शेपेड हो जाता है। अब यूजेज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हम लोग देखेंगे। इन द रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम एंड शुगर में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। इन ब्लीचिंग वूल एंड सिल्क। इसके बाद एज ए एंटी क्लोर डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। ठीक है, कैसा यूज होता है? एंटी क्लोर में, एज ए डिसइंफेक्टेंट में, एज ए प्रिजर्वेटिव में। तो यहाँ पर 3 वर्ड इंट्रोड्यूस किया, एज एंटी क्लोर, डिसइंफेक्टेंट एंड प्रिजर्वेटिव। तो अब बताइए तीनों वर्ड क्लियर है या नहीं? एंटी क्लोर, क्लोर मतलब क्लोरीन। क्लोर क्या होता है सर? क्लोर वर्ड आ गया क्लोरीन से। जैसे क्लोरीन का हम लोग कहीं पे ब्लीचिंग एक्शन कराए तो क्लोरीन वहां पर चिपका हुआ रह जाएगा। ठीक है, तो करते क्या है, हम लोग वहां पर CSO2 से रिएक्शन करा देंगे तो सल्फ्यूराइल क्लोराइड बना करके उसको निकाल देगा। मतलब रिमूवल ऑफ क्लोरीन व्हेन एवर इट इज ब्लीच्ड विथ क्लोरीन, तो उस सब्सटेंस पर क्लोरीन रह जाता है, तो रिमूवल ऑफ क्लोरीन को एंटी क्लोर कहा जाता है। डिसइंफेक्टेंट जान रहे हैं, जो जर्म सेल और होस्ट सेल दोनों को किल करे तो उसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट कहते हैं। और प्रिजर्वेटिव समझ रहे हैं, किसी चीज को प्रिजर्व करना। ठीक है, तो एंटी क्लोर वर्ड क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दिया। एन एंटी क्लोर इज ए सब्सटेंस यूज टू डिकम्पोज रेसिडुअल हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरीन आफ्टर क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग। क्लोरीन बेस्ड ब्लीचिंग कराने पर आपको हाइपोक्लोराइड या क्लोरीन उस पर चिपका हुआ रह जाता है, उसी को रिमूव कर देते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि एंटी क्लोर कर देना, मतलब कि क्लोरीन को हटा देना। और यह सल्फर डाइऑक्साइड आसानी से करता है क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड क्लोरीन से रिएक्शन करके सल्फ्यूराइल क्लोराइड में बदल जाता है। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का यूज हम लोग इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी करते हैं। एज ए सॉल्वेंट टू डिजोल्व नंबर ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स को डिजोल्व कराने में सल्फर डाइऑक्साइड का यूज होता है। ठीक है, इट्स ब्लीचिंग एक्शन इज टेम्पोररी ड्यू टू द इट्स रिड्यूसिंग एक्शन। ठीक है, यहाँ पर मैं रोकूंगा थोड़ा सा। देखो, ब्लीचिंग एक्शन 2 तरह का होता है, एक होता है टेम्पोररी, एक होता है परमानेंट। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि ब्लीचिंग एक्शन होता क्यों है।
तो ब्लीचिंग एक्शन दो वजह से होता है, ऑक्सीडेशन के वजह से होता है या रिडक्शन के वजह से होता है। किसके चलते होता है? ऑक्सीडेशन के वजह से होता है या रिडक्शन के वजह से होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के वजह से जैसे ओजोन का ब्लीचिंग परमानेंट होगा, क्यों? क्योंकि वहां ऑक्सीडेशन के चलते हो रहा था। लेकिन अगर कहीं पर भी ब्लीचिंग एक्शन रिडक्शन के चलते हो रहा हो तो जैसे ही ब्लीच कीजिएगा कलरलेस तो हो जाएगा। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड गैस ले लिए, आप एक मॉइस्ट फ्लावर ले लीजिए, उसमें डाल दीजिए, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही उस जार से निकाल के फिर उस फ्लावर को एयर में इस तरह से हिलाते चले जाइए तो हिलाने से क्या होगा, फिर से उसका कलर रीस्टोर हो जाएगा। तो इसको टेम्पोररी ब्लीचिंग कहते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड का ब्लीचिंग जो होता है टेम्पोररी होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन के चलते होता है। ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर है आपका, ठीक है, यह सल्फ्यूरस एसिड हो गया, उसका स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं। दूसरा पायरोसल्फ्यूरिक एसिड जिसको हम लोग ओलियम कहते हैं, उसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं। सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने है। उसी तरह से पर ऑक्सीडाइज सल्फ्यूरिक एसिड आपके सामने था। ठीक है, बस आज इतना ही रखता हूं, सल्फ्यूरिक एसिड कल पढ़ाऊंगा।